नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। अगर यह देश सबसे लंबा युद्ध किसी से लड़ रहा है तो वो नक्सल आतंक के खिलाफ युद्ध है। लेकिन बहुत अफसोस है कि दशकों से चल रहे इस युद्ध के बावजूद सरकारों और सिस्टम की सोच एक जैसी ही रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो 50 साल के खूनी इतिहास और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले नक्सल आतंकवादियों का अब तक अंत हो चुका होता और आए दिन देश को अपने जवानों की शहादत और कुर्बानियों को देखने की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। लेकिन सवाल यह है कि आखिर देश कब तक इस सोच को बर्दाश्त करेगा? नक्सल आतंक का समूल नाश करने वाला वक्त और सोच हमारे अंदर कब बनेगा? क्या हम देश के तौर पर इतने दयनीय, इतने बेबस हैं कि कुछ हजार नक्सलियों और उनसे हमदर्दी दिखाने वालों का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते? इन नक्सल आतंकियों से किसी तरह की रहम खुद को धोखा देने के जैसा है, क्योंकि कब तक हम बेशर्मी से बैठकर अपने जवानों की कुर्बानियां बस देखते रहेंगे? अप्रैल 2010, जगह दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़। नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद। 29 जून 2010, जगह नारायणपुर, छत्तीसगढ़। नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 26 जवान शहीद। 18 अक्टूबर 2012, जगह गया, बिहार। नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 6 जवान शहीद। 25 मई 2013, जगह दरबा घाटी, सुकमा, छत्तीसगढ़। नक्सली हमले में कांग्रेस के बड़े नेताओं समेत 27 की हत्या। 11 मार्च 2014, जगह जीरम घाटी, छत्तीसगढ़। नक्सली हमले में सुरक्षा बलों के 15 जवान शहीद। 2015 में 57 जवान और 2016 में 66 जवान नक्सली हमलों में शहीद। 11 मार्च 2017, जगह भिज्जी, सुकमा, छत्तीसगढ़। नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 12 जवान शहीद। ये देश के अंदर सबसे लंबे युद्ध की तरह है, जिसको आधे अधूरे मन से कभी जीता नहीं जा सकता। आधी अधूरी लड़ाई नक्सल आतंक का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि जब तक ऐसा चलता रहेगा, छत्तीसगढ़ के सुकमा में शहीद 25 जवानों की तरह जवानों की शहादत चलती रहेगी। बार बार हार होगी, नक्सल आतंक का सर्वनाश और समूल संहार नहीं हो पाएगा। फैसला किया है कि हमारी जो LWE की स्ट्रेटजी है उसको हम पुनः रिव्यू करने जा रहे हैं। जरूरत होगी तो हम उसे रिवाइज भी करेंगे और 8 मई को दिल्ली में वह बैठक मैंने बुलाई है और कई राज्यों के अधिकारी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। सवाल देश की सरकारों और सिस्टम की सोच पर है कि आखिर क्यों हम बेशर्मी से जवानों की जान जाते हुए देखते रहे। ये आज की बात नहीं है, वर्षों से यही हो रहा है। जो जवानों का खून बहा रहे हैं, उनके साथ किसी तरह की रहम बेकार है। जिन्होंने देश के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है, उनका समूल नाश ही जरूरी है, क्योंकि ये देश के लिए आतंकवाद से बड़ा खतरा है। 2004 के बाद से जम्मू कश्मीर में जितने जवान शहीद हुए, उससे ज्यादा जवान नक्सली हमले में शहीद हुए हैं। पिछले 13 साल में जम्मू कश्मीर में 1369 जवान शहीद हुए, तो नक्सली हमलों में 1914 जवान शहीद हो चुके हैं। देश के 8 राज्यों में 33 जिले नक्सलियों के आतंक से सीधे प्रभावित हैं, जहां आए दिन नक्सली हमले होते हैं, जिसमें झारखंड के 10 जिले, छत्तीसगढ़ के 7, बिहार के 6, ओडिशा के 5 जिले शामिल हैं। महाराष्ट्र के 2 जिले, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का 1 जिला नक्सल आतंक से प्रभावित है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में कल नक्सलियों ने जिस तरह सीआरपीएफ के जवानों की टीम पर हमला किया, वो जगह नक्सलियों का आखिरी बचा बड़ा गढ़ माना जाता है। नक्सलियों के इलाके में सड़कों का जाल बिछाकर उन्हें ध्वस्त करने की रणनीति पिछले 3 साल से चल रही है। इन्हीं सड़कों से डरे नक्सली पिछले 3 साल से सीआरपीएफ के उन रोड ओपनिंग पार्टी पर हमला करते हैं जो सड़क निर्माण के लिए सुरक्षा देती है। लेकिन सवाल यही है कि नक्सलियों को हमले का मौका क्यों दिया जाता है? क्या अब भी उनके खिलाफ आर पार की लड़ाई छेड़ने का वक्त नहीं आया है? बराबर वामपंथी उग्रवादियों के द्वारा विकास कार्य को रोके जाने की कोशिश की जा रही है। सच्चाई है कि वह कभी नहीं चाहते कि
जो हमारे आदिवासी क्षेत्र हैं अथवा गरीबों के क्षेत्र हैं उनका विकास हो। केंद्र सरकार ने 8 मई को 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों, सभी बड़े अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है। इन 10 राज्यों में छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी, एमपी और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। इस मीटिंग में एंटी नक्सल रणनीति पर नए सिरे से विचार करने के लिए मंथन होगा, जिसमें सुरक्षा बलों के भी अधिकारी शामिल रहेंगे। प्रधानमंत्री जी को जो सारा नोटबंदी का संवाद है उसको अपने संज्ञान में लेकर उन लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए सरकार में से जिन्होंने ये कहा था माओवादियों की कमर टूट जाएगी। ये बिल्कुल ही बेतुके, बेहुदा और बचपने के बयान थे। आतंकवादी, नक्सलवादी या क्रिमिनल किसी का सगा नहीं होता, उसके कोई कौम नहीं होती, लेकिन पता नहीं क्यों वहाँ के मुख्यमंत्री जी की ये सोच है। दूसरा, भारत सरकार में भी हमें लग रहा है कि कहीं नहीं डिसीजन लेने में कमजोरी है। ये भी सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर हमारे जवानों का खून बहाने वाले नक्सलियों के खिलाफ सेना क्यों नहीं लगाई जा रही है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि फिलहाल नक्सलियों से निपटने के लिए सेना की तैनाती का कोई प्लान नहीं है। एंटी नक्सल ऑपरेशन में एयरफोर्स पहले से लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रही है, लेकिन अगर सेना की तैनाती से सिस्टम इनकार कर रहा है तो फिर ये तय होना चाहिए कि कम से कम नक्सलियों से निपट रही फोर्स को हर तरह की ताकत से लैस किया जाए, क्योंकि देश अब नक्सलियों के खूनी आतंक को सहन करने वाली सोच को बर्दाश्त करने वाला नहीं है। आज तक ब्यूरो। हमने आंकड़ों के जरिए आपको दिखाया है कि कैसे आतंकवाद से ज्यादा नक्सल आतंकवाद से हमारे जवानों का खून बहा है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय की 2016 की रिपोर्ट में नक्सल आतंक को भारत के लिए सबसे खतरनाक बताया गया था। नक्सल आतंक को तालिबान, आइसिस और नाइजीरिया के आतंकी संगठन बोको हरम के बाद चौथे नंबर पर रखा गया था। आंकड़े बताते हैं कि नक्सली मारे भी जा रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं, सरेंडर भी कर रहे हैं, लेकिन हमले भी लगातार हो रहे हैं। 2016 में 244 नक्सली मारे गए। 2017 में अब तक 54 नक्सली मारे जा चुके हैं। 2016 में 819 नक्सली पकड़े गए। 2017 में अब तक 199 नक्सली पकड़े जा चुके हैं। इसके अलावा 2016 में 2281 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जबकि 2017 में अब तक 329 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद इस साल नक्सली हमलों की घटनाएं पिछले कुछ महीनों से बढ़ी है। ये साल नक्सलियों के आतंक के 50 साल पूरे होने का भी है। अक्सर नक्सली जनवरी से जुलाई के महीनों में बड़े हमलों की प्लानिंग करते हैं। इस वक्त जंगलों में तेंदू पत्तों का सीजन होता है, जिससे नक्सली खूब पैसा बनाते हैं। 3 महीने में करीब 8 से 10 करोड़ रुपए नक्सली तेंदू पत्ते से कमाते हैं। इस पैसे का इस्तेमाल नक्सली हथियार खरीदने और अपनी ताकत बढ़ाने में करते हैं। इसके अलावा नक्सली एक साल में करीब 100 करोड़ रुपए की उगाही करते हैं। सुकमा जिले की जिस जगह पर हमला हुआ वो नक्सलियों का आखिरी बचा मजबूत गढ़ माना जाता है। यहां पर सड़कों का जाल बिछाने का काम चल रहा है, जिस पर नक्सली लगातार हमले करते रहे हैं। घने जंगलों का ये वो इलाका है जहां पर नक्सली अपनी ट्रेनिंग करते हैं, भर्तियां करते हैं। चिंता गुफा के इलाके में नक्सलियों ने अपनी महिला ब्रिगेड भी तैयार कर रखी है, जिनका इस्तेमाल कल के हमले में भी हुआ था। सुकमा के हमले को नक्सली कमांडर हिडमा ने अंजाम दिया, जिसने नक्सलियों की मिलिट्री विंग के 150 आतंकियों के जरिए हमला किया। इसके अलावा हमले में गांव वालों को सुरक्षा के तौर पर नक्सलियों ने इस्तेमाल किया, जिससे वो खुद को बचा सकें। नक्सलियों के कमांडर रघु, एरिया कमांडर पापा राव और नक्सल कमांडर हिडमा की मुख्य भूमिका सुकमा के हमले में। जो सरकार नोटबंदी के बाद ये सोच कर खुशी मा रही थी कि नोटबंदी ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी है, सुकमा के नक्सली हमले ने उस सरकार का सारा भ्रम चकनाचूर कर दिया। अब सवाल यह है कि सुकमा के नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 25 जवानों की शहादत का जिम्मेदार कौन है। आज देश को भी पता होना चाहिए कि दुनिया के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के जवान आखिर क्यों नक्सलियों का आसान शिकार बन रहे हैं। इसीलिए अब हम सुकमा में नक्सली हमले का पोस्टमार्टम करेंगे, जिसकी शुरुआत चंद सुलगते हुए सवालों के साथ करते हैं। पहला सवाल तो यही है कि सुकमा में सीआरपीएफ की जिस रोड ओपनिंग पार्टी पर 300 नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया, उसके पास बचने के लिए कोई सुरक्षा उपकरण क्यों नहीं थे। सीआरपीएफ जवानों के पास एक भी बारूदी सुरंग रोधी वाहन क्यों नहीं था, जबकि उसके पास कम से कम 7 बारूदी सुरंग रोधी वाहन होने चाहिए। करीब 6 घंटे तक सीआरपीएफ जवान नक्सलियों का सामना करते रहे, लेकिन इतने लंबे वक्त तक कोई बैकअप पार्टी उन्हें बचाने क्यों नहीं पहुंची।
आखिर सीआरपीएफ की रोड ओपनिंग पार्टी के जवानों को एक साथ बैठकर दोपहर का खाना खाने की इजाजत किसने दी? हैरानी की बात तो यह है कि सुरक्षा एजेंसियों को इतने बड़े नक्सली हमले की साजिश की भनक भी नहीं लगी। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब पूरा देश जानना चाहता है। बहरहाल बुरकापाल में जिस तरह से नक्सलियों ने पुरानी स्ट्रैटेजी को छोड़कर बिल्कुल करीब से आकर सीधी लड़ाई की है, वो अपने आप में अलग है। ये छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में बुरकापाल की वही जगह है जहां सोमवार की दोपहर को नक्सलियों ने सीआरपीएफ के जवानों को घेर लिया था। सीआरपीएफ की एक कंपनी के करीब 36 जवान दोपहर 12:30 बजे के करीब लंच करने बैठे थे। कुछ ने लंच कर लिया था, कुछ खाना खा ही रहे थे कि अचानक नक्सलियों ने हमला बोल दिया। तीन तरफ से फायरिंग करके जो सीआरपीएफ के जवान थे उनको एक सीमित दायरे में सिमट दिया और चूंकि इनके द्वारा काफ़ी देर तक करीबन 1.5 से पौने 2 घंटा तक अच्छी फाइट की गई और चूंकि नक्सलियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी वो उन्होंने आउट नंबर कर दिया और इसमें सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। घने जंगल और झाड़ियों का ये वो इलाका है जहां 50 से 75 मीटर के बाद सामने कुछ दिखाई नहीं देता कि कौन कहां पर छुपा है, कहां पर बैठा है। नक्सलियों ने सीआरपीएफ के 36 जवानों की रोड ओपनिंग पार्टी की हर चाल पर नजर रखी थी। वो पेड़ों पर चढ़कर बैठे थे, वो पेड़ों पर लाइट मशीन गन लगाकर बैठे थे, वो तीर वाले देसी ग्रेनेड के साथ तैयार थे। नक्सल आतंकवादियों ने हमले की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। ऊंचाई पे ऊपर से सुकमा के बुरकापाल में सीआरपीएफ के जवानों पर हमला नक्सलियों के दूसरे हमलों से अलग है, क्योंकि आमतौर पर नक्सल आतंकवादी नजदीक से आकर सीधे मुकाबला नहीं करते। पहले आईईडी ब्लास्ट करते हैं, फिर घात लगाकर अचानक हमला कर देते हैं और मौका पाकर भाग भी जाते हैं। लेकिन इस बार नक्सलियों ने पहले कोई विस्फोट नहीं किया, बल्कि बिल्कुल नजदीक से आकर लंच के बाद रुककर थोड़ा आराम कर रहे सीआरपीएफ के जवानों पर हैवी फायरिंग शुरू कर दी। शायद यही वजह है कि इस हमले में सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हो गए, क्योंकि तीन तरफ से नक्सल आतंकवादियों ने उन जवानों को घेर लिया था जो उस इलाके में बन रही महत्वपूर्ण सड़क के निर्माण कार्य में लगे लोगों की सुरक्षा में पेट्रोलिंग कर रहे थे। ये जवान चिंता गुफा को कनेक्ट करने वाली 5.5 किलोमीटर लंबी बन रही सड़क के लिए सुरक्षा में लगे थे। सड़क के बराबर से सीआरपीएफ के 99 जवान 3 टीमों में बंटकर चल रहे थे और सुबह 7 बजे से लगे हुए थे। इनमें से एक टीम में 36 जवान थे, जिस टीम पर नक्सलियों ने प्री प्लान करके और घेर कर बिल्कुल नजदीक जाकर हमला किया। करीब 1.5 घंटे तक फायरिंग होती रही। 5 जवान शहीद हो गए, कई घायल हुए और नक्सलियों ने उनके हथियार भी लूट लिए। ये इलाका इतना दुर्गम है कि आसपास कौन छुप कर बैठा है, क्या कर रहा है, इस पर जरा सी भी लापरवाही भारी पड़ जाती है। जवाबी हमला करने का भी मौका कम मिला। सीआरपीएफ की दूसरी टीम जब तक पहुंचती तब तक देर हो चुकी थी। गार्ड ड्यूटी में लगी टीम ने उन 40 लोगों को बचाया जो सड़क बनाने के काम में लगे थे। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने और चिंता वाली बात इस हमले में ये रही कि नक्सल आतंकवादियों ने अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल किया, जिसे आमतौर पर सुरक्षा बल इस्तेमाल करते हैं। और ये हथियार भी पहले के हमलों में लूटे गए हथियार थे, जिनमें से अभी 45 दिन पहले 11 मार्च को इसी इलाके के पास ही हुए एक हमले में लूटे गए थे। इसके अलावा नक्सलियों ने तीर से चलने वाले अपने अलग देसी ग्रेनेड का बहुत इस्तेमाल किया, जिससे कल के हमले में सीआरपीएफ को बड़ा नुकसान हुआ। हमले में गांव वालों की भी नक्सल आतंकवादियों ने अपने सुरक्षा कवच की तरह इस्तेमाल किया। नक्सलियों के द्वारा कल यहाँ पे एक प्लान एम्बुश यू शेप में एम्बुश किया गया और जो सीआरपीएफ के जवान थे, जो आप एरिया देख रहे हैं, इसी एरिया में उन्होंने पोजीशन ली हुई थी। ये एरिया काफ़ी एडवांटेजियस और यहाँ पे काफ़ी छुपने का है, इसमें पोजीशन लिए थी। परंतु उनके द्वारा जो गांव वालों के यहाँ पे जो गांव है उनका ग्रामीण जनों को सील बना करके और साथ ही साथ जो घर हैं उनको सील बना करके वहाँ से फायरिंग की गई। जिस इलाके में नक्सलियों ने हमला किया है वो नक्सलियों का गढ़ ही माना जाता है, जिसमें बन रही सड़कें नक्सलियों को बड़ा खतरा दिखती है। इसीलिए सड़कों की सुरक्षा करने वाली सीआरपीएफ की टीमों पर ये घात लगाकर हमला करते रहे हैं। ये स्पेशल फोर्सेस से टकराने से बचते हैं और रोड ओपनिंग पार्टी पर ही हमला करते हैं। बुरकापाल के हमले में नक्सलियों की मिलिट्री विंग सीधे तौर पर शामिल बताई जा रही है,
जिस हमले में नक्सलियों का कमांडर हिडमा खुद लगा हुआ था। 25 जवानों का खून बहाने वाले हिडमा का हिसाब होना चाहिए। इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि हमारे सीआरपीएफ के बहादुर जवानों का यह बलिदान किसी भी सूरत में हम लोग व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हमने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि नक्सलियों ने इस हमले में 13 AK-47 राइफल सहित 22 आधुनिक हथियार लूटे हैं, 3500 कारतूस लूटी हैं, 67 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्च लूटे हैं, 22 बुलेट प्रूफ जैकेट लूटे हैं। 11 मार्च को भी इसी तरह के हमले के बाद नक्सलियों ने बड़े पैमाने पर हथियार लूटा था, जिसमें से कई हथियारों का इस्तेमाल कल के हमले में भी किया गया। कल के हमले में जितने हथियार लूटे गए उससे नक्सली अपने 2 नए प्लाटून तैयार कर सकते हैं। आज तक ब्यूरो। न ये हमला पहला था, न ये तबाही नई, और न ही हम ये कह सकते हैं पूरे विश्वास के साथ कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। अगर हम ये विश्वास चाहिए तो हमें कुछ सवालों के जवाब ढूंढने ही होंगे। सीआरपीएफ के जवान आखिर क्यों नक्सलियों का आसान शिकार बन जाते हैं? हम सुकमा में नक्सली हमले का पोस्टमार्टम करते हैं, जिसकी शुरुआत चंद सुलगते हुए सवालों के साथ होगी। पहला सवाल यही कि सुकमा में सीआरपीएफ की जिस रोड ओपनिंग पार्टी पर 300 नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया, उनके पास बचाव के लिए जो सुरक्षा उपकरण थे वो क्यों नहीं थे? सीआरपीएफ जवानों के पास एक भी बारूद सुरंग रोधी वाहन क्यों नहीं था, जबकि कम से कम 7 ऐसे वाहन होने चाहिए थे? 6 घंटे तक सीआरपीएफ जवान नक्सलियों का सामना करते रहे थे। इतने लंबे वक्त तक कोई बैकअप पार्टी उन्हें बचाने के लिए नहीं पहुंच पाई। सीआरपीएफ की रोड ओपनिंग पार्टी के जवानों को एक साथ दोपहर में खाना खाने की इजाजत थी। ये कैसे हुआ? हैरानी की बात यह है कि सुरक्षा एजेंसियों को इतने बड़े नक्सली हमले की साजिश की भनक नहीं थी। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब पूरा देश जानना चाहता है। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आपको सुकमा के नक्सली हमले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखनी चाहिए। बहादुर जवानों ने अपना बलिदान दिया है, उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो हमें सहानुभूति है उन सभी शहीदों के प्रति। सीआरपीएफ के बहादुर जवानों का यह बलिदान किसी भी सूरत में हम लोग व्यर्थ नहीं जाने देंगे। शोकपूर्ण, कायरतापूर्ण, निंदनीय। आखिर ये कब तक चलेगा? हम निंदा करते रहेंगे, श्रद्धांजलि देते रहेंगे और हमारे जवान शहीद होते रहेंगे। मार्च को सुकमा के इसी इलाके में नक्सलियों ने 20 सीआरपीएफ जवानों को मार डाला था। तब भी पुलिस और सीआरपीएफ को नक्सलियों के हमले की साजिश की भनक तक नहीं लगी थी। अब 300 नक्सलियों ने घात लगाकर सीआरपीएफ के जवानों पर हमले किए और 25 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। सवाल उठने तो लाजमी है कि आखिर नक्सलियों के गढ़ में सुरक्षा एजेंसियों का खुफिया तंत्र है भी या नहीं। सुकमा में शहीद हुए सीआरपीएफ जवान सड़क निर्माण में लगे मजदूरों की सुरक्षा में तैनात थे, लेकिन इस सवाल का जवाब कौन देगा कि जब सीआरपीएफ के जवान नक्सली हमले से खुद को नहीं बचा सकते तो इलाके की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? सुकमा में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों के पास जीवन रक्षक उपकरण तक नहीं थे। 300 से ज्यादा नक्सलियों से लोहा लेते वक्त जवानों के पास एक भी बारूदी सुरंग रोधी वाहन नहीं था। हमले के वक्त ज्यादातर सीआरपीएफ जवान पैदल चल रहे थे। करीब 6 घंटे तक सीआरपीएफ के 100 जवान 300 नक्सलियों से लड़ते रहे। इस दौरान ना तो उन्हें हेलीकॉप्टर की मदद मिली, ना ही बैकअप पार्टी का सहारा मिला। हमले की खबर मिलने के 1.5 घंटे बाद एक बारूदी सुरंग रोधी वाहन घटना स्थल पर पहुंचा। जिस बारूदी सुरंग रोधी वाहन में 12 जवान बैठ सकते हैं, इसमें 30 घायल जवानों को ठूस कर बैठाया गया। कई घंटों बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए सुकमा के शहीदों के शव और घायल जवानों को अस्पताल पहुंचाया जा सका।
सवाल सिर्फ सीआरपीएफ में जवानों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे सिस्टम पर ही नहीं उठते, उंगली तो सीआरपीएफ की लीडरशिप पर भी उठती है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के मुताबिक रोड ओपनिंग पार्टी में लगे सीआरपीएफ जवानों को 4-5 जवानों के छोटे छोटे ग्रुप में बटा होना चाहिए। नियम यह है कि कुछ जवान अगर खाना खा रहे हैं तो बाकी जवान सुरक्षा में तैनात होने चाहिए। यहां तक कि रोड ओपनिंग पार्टी की मूवमेंट के दौरान सीआरपीएफ के जवानों की छोटी छोटी टुकड़ियों के बीच एक निश्चित दूरी होनी चाहिए। रोड ओपनिंग पार्टी पर नक्सली हमला होने पर क्विक रिस्पॉन्स टीम का बैकअप भी होना चाहिए। शुरुआती जांच में पता चला है कि सुकमा में सीआरपीएफ की टुकड़ी ने किसी नियम को फॉलो नहीं किया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सीआरपीएफ के प्लाटून कमांडेंट की बनती है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन उन्होंने तमाम चीजें, लेकिन आपको इस घटना को देखने के बाद क्या लगता है कि 2010 की पुनरावृत्ति कमियों को लेकर के किसी ने पढ़ के भूल गया होगा? और पढ़ने की जरूरत है, बेसिक पैम्फलेट में दिया हुआ है। तो क्यों होती है ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति? भाई ह्यूमन एरर है और क्या है। लीडरशिप के ऊपर सब कुछ है भाई। जो पार्टी का कमांडर था वहाँ पर कंपनी कमांडर था, उन्होंने कहना चाहिए कि मैं इस रूट से नहीं जाऊँगा, दोनों साइड में जंगल है, जब तक हम इसको ऑक्यूपाई नहीं करेंगे और कंट्रोल नहीं करेंगे मैं जाऊँगा नहीं। सुकमा में सीआरपीएफ पर नक्सली अटैक ने एक बार फिर राज्य पुलिस और सीआरपीएफ के बीच तालमेल की कमी को उजागर किया है। जानकार मानते हैं कि नक्सली इलाकों में लोकल इंटेलिजेंस के लिए लोकल पुलिस जिम्मेदार होनी चाहिए, लेकिन ये छत्तीसगढ़ पुलिस के बस की बात नहीं है, क्योंकि सरकार के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 425 पुलिस थाने होने चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में सिर्फ 403 थाने हैं, जिनमें से 161 पुलिस थानों के पास कोई वाहन नहीं है। जबकि नक्सल प्रभावित इलाकों के पुलिस थाने स्टाफ की भारी कमी से जूझ रहे हैं, क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाकों में पोस्टिंग होने पर पुलिस वाले नौकरी छोड़ना बेहतर समझते हैं। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ पुलिस में करीब 10,000 पुलिस वालों की कमी है। जानकार कहते हैं कि नक्सलियों से लड़ने की पहली जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ पुलिस की होनी चाहिए और सीआरपीएफ पुलिस की मदद के लिए होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सुकमा का हमला देश की सुरक्षा व्यवस्था में जबरदस्त चूक का उदाहरण है। हमले में शहीद हुए जवानों के लिए श्रद्धांजलि सभाएं हो रही हैं। सरकार नक्सलियों को ललकार रही है, लेकिन इस बात की गारंटी कौन लेगा कि अब दोबारा देश में कोई जवान नक्सली हमले में शहीद नहीं होगा। कमलजीत संधू के साथ सुनील नामदेव, रायपुर, आज तक। ये सीआरपीएफ के ही जवान हैं जो कश्मीर में पत्थर भी खाते हैं और यहां पर नक्सलियों की गोलियों का निशाना बनते हैं। इनके पास तो बहुत बढ़िया उपकरण और ट्रेनिंग होनी चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी, केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात सीआरपीएफ जवानों के लिए 2010 में 350 बारूदी सुरंग रोधी वाहनों की खरीद को मंजूरी दी थी, लेकिन सीआरपीएफ के पास ऐसे सिर्फ 122 वाहन हैं। नक्सलियों से लड़ने वाले सीआरपीएफ के लिए मंजूर 1,22,500 बुलेट प्रूफ जैकेट में से सिर्फ 95,000 जवानों को मुहैया करवाई गई है। करीब 1.25 लाख बुलेट प्रूफ हेलमेट की जरूरत वाली सीआरपीएफ के जवान सिर्फ 1800 बुलेट प्रूफ हेलमेट से काम चलाने को मजबूर हैं। सुकमा की घटना इशारा करती है कि सीआरपीएफ के जवान नक्सलियों से लड़ते हुए अपनी जान की परवाह नहीं करते और सिस्टम सीआरपीएफ जवानों की जान की परवाह नहीं करता। ये वो कड़वा सच है जिससे सिस्टम और सरकार नजर तो चुरा सकते हैं, झुठला नहीं सकते। और अब हम आपको कश्मीर घाटी में आतंकवादियों की मौजूदगी का वीडियो सबूत दिखाएंगे, जिसे खुद आतंकवादियों ने जारी किया है। इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के 30 आतंकवादी एक साथ अपने हाथों में हथियार लहराते हुए दिख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आतंकवादियों ने यह वीडियो दक्षिण कश्मीर में अपनी मौजूदगी दिखाने के मकसद से सोशल मीडिया पर शेयर किया है। पिछले 20 सालों में पहली बार कश्मीर में इतने सारे आतंकवादी एक साथ जमा होने की खबर सामने आई। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।